commonly it is known as fungi imperfecti. So फंजाई के केस में लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा था कि दो टाइप की स्टेजेस रहती हैं, वन इज योर सेक्सुअल स्टेज एंड अदर इज एसेक्सुअल स्टेज. सो द सेक्सुअल स्टेज, जो फंजाई की जो सेक्सुअल स्टेज रहती है, दैट इज नोन एज द परफेक्ट स्टेज. परफेक्ट स्टेज, ये जो टर्म वर्ड यूज किया जाता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर द परफेक्ट, फॉर द सेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल का जो सेक्सुअल स्टेज का पार्ट रहता है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है. एंड दिस इज फंजाई इम्परफेक्टी बिकॉज इनमें जितने भी मेंबर्स आएंगे उनमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो मिल नहीं रही है या फिर हमें नहीं पता है. क्लियर? सो फंजाई, व्हाट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज? इट इज फंजाई विद नो सेक्सुअल reproduction, with no sexual reproduction, or whose sexual stages are not known yet, या फिर जिन केसेस में अभी तक सेक्सुअल स्टेजेस का हमें नहीं पता लगा है. तो दिस इज अ सिंपल केस. हमने एस्कोमाइसिडीज के केस में पढ़ा था कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो जिनकी, जैसे हमने एस्परजिलस के केस में पढ़ा था कि क्या रहता है, कुछ मेंबर्स हमने पढ़ा था इनके सेक्सुअल स्टेजेस के अलग नाम थे, एसेक्सुअल स्टेजेस के अलग नाम थे. एमरीसेला जैसा हमने एग्जांपल पढ़ा था. तो सेक्सुअल स्टेजेस के नाम भी अलग थे. तो यहाँ पे क्या है, एक और पॉइंट देखिए, एक और पॉइंट ध्यान दीजिए कि यूजुअली व्हेन sexual stages is found, जब सेक्सुअल स्टेज मिल जाती है, डिस्कवर हो जाती है, द फंजाई इज शिफ्टेड टू द रिलेटेड ग्रुप. जिस ग्रुप को वो बिलोंग करती है उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा. एंड इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में जो फंजाई आती हैं वो ज्यादातर किस ग्रुप की आती हैं? फंजाई बिलोंग्स टू फंजाई बिलोंग्स टू हायर फंजाई. इस ग्रुप में जो फंजाई आती हैं वो हायर फंजाई को बिलोंग करती है. इट मींस या तो वो मेंबर्स किसके होंगे? एस्को के होंगे, या फिर वो मेंबर्स किसके होंगे? बेसिडियो के होंगे. इनके जो कैरेक्टर रहते हैं वो एस्को या बेसिडियो से मैच करते हैं. क्लियर? तो इसलिए पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखिएगा. इट इज ए प्योरली आर्टिफिशियल and temporary assemblies of fungi. ये जो ग्रुप है ड्यूटेरोमाइसिटीज का, इसमें सारी की सारी जो हमने क्लासिफिकेशन की है, टोटल क्लासिफिकेशन जो हमारी है, वो आर्टिफिशियल बेस है. आपको पता है आर्टिफिशियल बेस क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम हमने पढ़ा था जिसमें फ्यू कैरेक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, where there are few characters involved, few morphological characters involved. Artificial system था. This is a artificial classification, क्योंकि आपने सिर्फ एक चीज के बेसिस पे, किसके, आपने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिल रही, उन सभी फंजाई को उठा के आपने एक टेम्परेरी असेंबली. टेम्परेरी मैं क्यों कह रहा हूँ? वाई इज टेम्परेरी? टेम्परेरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे ही उनकी सेक्सुअल स्टेज का पता लगता है, आप उनको शिफ्ट कर देते हो उसके कैरेक्टर के बेसिस पे. अगर वो एस्कोमाइसिटीज से मैच कर रहे हैं तो आप उसको उस ग्रुप में शिफ्ट कर दोगे. जैसे हमने एमरीसेला का एग्जांपल पढ़ा था, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था जिब्रेला फ्यूजिकुराई का एग्जांपल पढ़ा था. क्लियर? तो जैसे ही, इसलिए इनके दो दो नाम हो जाते हैं, क्योंकि पहले सेक्सुअल स्टेज पता नहीं होती, तो पहले वाला जो नाम होता है दैट इज इम्परफेक्ट नेम, क्योंकि वो उसकी इम्परफेक्ट स्टेज का नेम होता है. और बाद में जैसे ही सेक्सुअल स्टेजेस का पता लगता है, आप उनको ट्रांसफर कर देते हो, तो जो बाद में नाम आता है दैट इज परफेक्ट नेम, उसको परफेक्ट नेम बोला जाता है. क्लियर? तो आई एम स्टार्टिंग विद द जनरल कैरेक्टर्स. जनरल कैरेक्टर्स तो ऑब्वियस सी बात है, इनके किससे मैच करेंगे? जनरल कैरेक्टर तो इनके मैच करेंगे विद द एस्कोमाइसिडीज एंड बेसिडियोमाइसिडीज, क्योंकि मेंबर तो उन्हीं के ही हैं. हैबिट्स एंड हैबिटेट की बात करें तो हैबिट वाइज दीस आर सैप्रोफिटिक.
सेप्रोफिटिक है एज वेल एज पैरासिटिक, दोनों ही फॉर्म्स इसमें मिलती हैं। सेप्रोफिटिक फॉर्म भी मिलती हैं और पैरासिटिक फॉर्म भी मिलती हैं, एंड पैरासाइट ऑन बोथ, दोनों पे ही पैरासाइट है ये, एनिमल्स पे एज वेल एज प्लांट्स। प्लांट्स एंड एनिमल दोनों पे ही पैरासिटिक मोड में आपको फंजाई मिलेगी। क्लियर? अगर हम बॉडी की बात करें तो क्योंकि हायर फंजाई से मैच करती है, तो बॉडी जो है इट इज हैविंग वेल डेवलप्ड माइसीलियम, माइसीलियल बॉडी है, माइसीलियल पार्ट रहता है, विच इज सेप्टेड, और सिंपल पोर सेप्टम इनमें मिलेगा आपको, सिंपल पोर सेप्टम इनमें देखने को मिलता है, विच इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। हाइफी जो है वो सेप्टेड है और वो कैसी है, ब्रांच्ड है। एक और खास बात है इनके हाइफी की, इनके जो हाइफिल सेल होते हैं वो यूजुअली मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं। दोस आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर? तो मोर और लेस बॉडी इज लाइक, मोर और लेस बॉडी इज लाइक एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज, किसी एक को बिलोंग कर रही होगी, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज जैसा मैंने कहा, ड्यूटेरोमाइसिटीज को नेचुरल ग्रुप नहीं है, इससे कोई अपने कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ आपने एक टेम्परेरी, ये चीज आप समझ सकते हैं, ये जो हमने कैटेगराइजेशन किया है ये सिर्फ एक टेम्परेरी असेंबलीज हमने किया है, किस बिहाफ पे, कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं मिलती है। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन तो फर्स्ट जो है दैट इज योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे एनसीईआरटी के लिए मैं एक दो पॉइंट आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने जो लास्ट केस पढ़ा था बेसिडियोमाइसिटीज का, उसके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे अगर हम एस्कोमाइसिटीज की बात, ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें, तो यहाँ मिलते हैं दो स्पोर, आइदर कोनिडिया या फिर कुछ केसेस में ओइडिया इन सम। अब क्या है कि एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज के लिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बेसिडियोमाइसिटीज के लिए लिखती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने ये लाइन शायद पढ़ी भी होगी, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नॉन, नॉट प्रेजेंट यूजुअली। ये लिखा हुआ है इसने किसके रिगार्डिंग, बेसिडियोमाइसिटीज के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में ये चीज पढ़ी थी, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में हमने स्पोर्स पढ़े हैं, लेकिन आपको ध्यान है लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये चीज मेंशन की थी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमने गलत पढ़ा था, हमने सही पढ़ा था। बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में हमने जब एगेरिकस लास्ट लेक्चर में पढ़ा तब भी मैंने बताया कि हायर टेक्सा में बहुत कम मिलती है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है लेकिन बहुत रेयर चांसेस है। तो वहां जो टर्म लिखी हुई है वो जनरल टर्म लिखी हुई है कि जनरली क्या होगा, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही सेम केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया ओनली, तो आप इसी को ही फॉलो करेंगे। हालांकि कुछ मेंबर्स में कुछ स्टेजेस पे ओइडिया भी मिलते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बात मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि डाटा जब भी आपको वेरी करता है तो लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से जो डाटा रहता है वो आपको फॉलो करना होता है। वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ, मैं उस पर बात नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही है वो गलत है, वो सही गलत का क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेट सपोज आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी में कोई पॉइंट लिखा हुआ है, इन केस वो गलत हो गया, क्लियर, ऐसा तो है नहीं कि भगवान है, इन केस वो गलत हो गया, तो आपके पास क्या रहता है कि आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और लेटेस्ट एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है तो आपका सही माना जाएगा। वॉइस सबको नहीं आ रही बेटा? ठीक है ठीक है, तो आपका वो पॉइंट बेटा सही माना जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना होता है। तो व्हाट आर द एसेक्सुअल स्पोर्स इन केस ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, कोनिडिया मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोनिडिया इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, कोनिडिया मिलेंगे, इसके साथ साथ ओइडिया भी मिलेंगे। क्लियर? अब मैं आता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये पॉइंट तो हमें करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉट नॉन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज एब्सेंट। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इन सम मेंबर्स
in some members parasexual reproduction is present. ये आपका क्वेश्चन रहेगा, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। नहीं होगा तो हम फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन करूंगा। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। कुछ मेंबर्स में पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, मिलती है। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो केस है वो मिलता है। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने प्रोटेस्टा में भी पढ़ा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल नई स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपने प्रोटेस्टा में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड इन, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व इन एस्परजिलस न्यूडुलेंस। ऑल्दो इसका मेंबर नहीं है, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ कि जो पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सबसे पहले मिली किसमें थी? ये सबसे पहले मिली थी एस्परजिलस न्यूडुलेंस के अंदर। बेटा पॉइंट छोड़ दिया करो वहां पे ना, एक ना क्या किया करो, एक अलग कलर का पेन रखा करो, वहां पे मार्क कर दिया करो उस पॉइंट को, डाउट के टाइम पे दोबारा पूछ लिया करो उसको। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में आपको क्या मिलेगी? पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगी। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टर्स। ड्यूटेरोमाइसिटिस में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एग्जांपल। ड्यूटेरोमाइसिटिस में जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज एग्जांपल। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जनरल कैरेक्टर्स तो इसके जरा कोई खास है नहीं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इनके। एस्परजिलस निडोलेंस स्पीसीज का नेम था बेटा वो, एस्परजिलस निडोलेंस। एस्परजिलस में पढ़ा था हमने, इसकी कॉमन स्पीसीज है एस्परजिलस, दिस इज जीनस, ये जीनस है और ये स्पीसीज एस्परजिलस निडोलेंस। सो यहाँ क्या है कि ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और एग्जांपल हमें कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने, जैसे हमने एग्जांपल्स जो लास्ट बेसिडियोमाइसिटिस के बहुत डिटेल में एग्जांपल पढ़े थे, वैसे हमने डिटेल एग्जांपल नहीं पढ़ने। हमने पढ़ना है सिर्फ एग्जांपल्स के नाम और वो कौन से डिसीज कर रहे हैं, या फिर उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हाईलाइट कर लीजिएगा कि एग्जांपल इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज अल्टरनेरिया। जो एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं वो भी मैं मार्क कर दूंगा, ये एग्जांपल एनसीईआरटी का है। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अल्टरनेरिया जीनस की जो फंजाई रहती है, ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर हैं, ये या तो सेप्रोफिटिक मोड में मिलते हैं, सेप्रोफिटिक, या फिर ये पैरासिटिक मोड में मिलते हैं, either present in saprophytic mode or present in parasitic mode. Clear? And when these are present in parasitic mode, जब ये parasitic mode में present है, कौन सा डिसीज कॉज करते हैं? What is the name of species? Alternaria solani. इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, मैं फिर जिसपे मार्क लगा हुआ है मिट्सो एनसीईआरटी का है और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा ही। अल्टरनेरिया सोलानी इज रिस्पांसिबल फॉर द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, early blight of potato. This is responsible for early blight of potato. And Solani important है, क्लियर। इसके अलावा भी जैसे अल्टरनेरिया कुकुमेरिना भी स्पीसीज है, ये इन्फेक्ट करती है किसको? कुकरबिट्स को, कुकरबिट्स को इन्फेक्ट करती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है अल्टरनेरिया सोलानी, क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। और ये कौन सा डिसीज कॉज करती है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो से आपको कोई चीज ध्यान आ रही है? हमने पढ़ा था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, हमने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ा था। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का जो केस था हमने ओओमाइसीडीज के केस में पढ़ा था, क्लियर। सिम्टम्स की बात करें तो रडन सिम्टम्स, so what are the symptoms? The symptoms appear when the plant कुकरबिट्स बेटा जो बेले नहीं होती, जैसे आपके ये आते हैं आपके घिया तोरी जो रहती है, कॉमनली इनको ये बुलाया जाता है, वाइन्स होती है इनकी कुकरबिट्स। appear when plant is 3 to 4 week old, तो 3 to 4 weeks old रहता है, clear। and there is appearance of small yellowish brown spot, एक छोटी सी स्पॉट अर्लियर स्टेज पे मिलती है, पहले अर्लियर स्टेज पे यही मिलेगी।
which later enlarges to form concentric rings. इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, concentric rings, और इसको बोला जाता है टारगेट बोर्ड सिम्टम। इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है, टारगेट बोर्ड सिम्टम बोला जाता है। लुक एट दिस, पहले तो इसको देखिए, ये बेटा बाद में डिस्कस करेंगे हम, एक बार जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज अर्ली ब्लाइट, और ये फाइटोप्थेरा इन्फेक्शंस का आपको ध्यान है, लेट ब्लाइट का कंसेप्ट है ये, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, टिश्यू की डेथ हो रही है, ब्राउन स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं द स्पॉट्स ऑफ अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट, इनमें डिफरेंस होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस। आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोनों ही चीजें मेंशन की हुई है। टारगेट बोर्ड आपने सबने देखा होगा, टारगेट बोर्ड, उसके ऊपर रिंग्स बनी होती हैं इस तरह से, वो जो गेम रहती है उसके ऊपर टारगेट करना होता है, तो उसके ऊपर ऐसे रिंग्स बनी होती है, कंसेंट्रिक रिंग्स। बिल्कुल ऐसा ही आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे इस केस में, देखिए लुक एट दिस, लीफ के ऊपर जो आपको स्पोर्ट्स नजर आएगा उसके ऊपर रिंग्स बनी हुई है, और ये एक रिंग को मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। लुक एट दिस, दिस इज टारगेट बोर्ड सिम्टम। इसके केस में जो पैचेस नजर आते हैं वो कुछ ऐसे नजर आते हैं, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो इसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द लेट ब्लाइट से डिफरेंशिएट करता है ये। क्लियर? सो अपीयरेंस ऑफ स्मॉल येलोइश ब्राउन स्पॉट्स, पहले तो वो छोटी स्पॉट होती है, बाद में इट विल बिकम एनलार्जेस एंड फॉर्म कंसेंट्रिक रिंग। अल्टरनेरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल, जो टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट कर रही है डिसीज के लिए, दैट इज अल्टरनेरिक एसिड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज। क्लियर? in case in heavy infection, tubers are also infected, ट्यूबर्स जो कि ग्राउंड के नीचे रहते हैं, क्लियर, वो भी क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे। सो दिस इज द केस ऑफ योर अल्टरनेरिया, और इसके केस में इसकी परफेक्ट स्टेज का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ परफेक्ट स्टेज? प्लियोस्पोरा, प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया, दिस इज द नेम ऑफ परफेक्ट स्टेज। इसका मतलब इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज बाद में मिली थी, प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया। क्लियर? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, व्हाट इज, क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट है डिसीज कौन सा कोज कर रहा है, क्योंकि क्या होता है, देखो एक चीज बताता हूं आपको, अभी तो सिंपल लगता है, जैसे मैंने अभी कहा कि इंपॉर्टेंट है, आपने हाईलाइट भी कर लिया, याद भी रहेगा, और क्या होता है कि कुछ दिन तक याद भी रहता है, लेकिन आप इसको ऐसे समझो कि जब पूरा पेपर सेटअप होता है, पूरा सिलेबस पैरेलल चलता है, तब एकदम से क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट, तब कंफ्यूजन हो जाती है। अभी तो सिंपल लगती है चीजें कि हाँ बिल्कुल ठीक है, याद रह जाएगा, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जब पूरा सिलेबस पैरेलल आता है ना तब दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको मार्क करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा जो एग्जांपल है ये एनसीईआरटी का तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं सर्कोस्पोरा के ऊपर। तो सर्कोस्पोरा अगेन इट इज सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, दोनों मोड में मिलती है, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। देखो ये क्या था कि ये बाद में मिली है, ये जो परफेक्ट स्टेजेस हैं बिल्कुल बाद में मिली हैं, और ऐसा होता है कि परफेक्ट स्टेजेस सब में नहीं मिलता। एक्चुअली इसको ऐसे समझो कि क्या होता है, फंजाई फंजाई है लेट सपोज एक, ठीक है, अब उसकी जीनस मिलेगी आपको, फिर उसकी आगे आपको स्पीसीज मिलेंगी, और फंजाई के केस में तो एक और प्रॉब्लम भी होती है, फंजाई के केस में आपको स्ट्रेन्स भी मिलती हैं, फिजियोलॉजिकल रेसेस भी मिलती हैं, ठीक है।
तो आप इसको पूरी तरह शिफ्ट कर सकते हो उस ग्रुप के अंदर। अगर आपको ओवरऑल जनरली ये सब में मिल गया, सब में उसकी सभी स्पीसीज में, सभी स्ट्रेन्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया, आप इसको उठाओ और उठा के इसको एस्को या बेसिडो में रख दो। लेकिन किसी स्ट्रेन में, किसी स्पीसीज में अंडर सर्टेन कंडीशन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिली, तब आप ये काम नहीं कर सकते ना। आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन में, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में अंडर सर्टेन कंडीशन कुछ केसेस में मिल जाती है। क्योंकि देखो एक चीज समझिए ध्यान से, क्या होता है कि इनके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉमन नहीं है। हो सकता है कि ये जो मेंबर्स हैं जिनकी अभी हमें नहीं पता, उनके केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन अभी तक हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि उसके केस में ये चीज मिल रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। सैप्रोफिटिक एंड इट इज पैरासिटिक मोड, दोनों मिलते हैं। प्लांट्स को इफेक्ट करती है, ये जो है फंजाई प्लांट्स को डिसीज कॉज करती है। व्हाट इज द नेम ऑफ डिसीज? इट कॉज टिक्का डिसीज। बहुत बार क्वेश्चन आता होता है, टिक्का डिसीज इन केस ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट के केस में टिक्का डिसीज कॉज करती है, एंड दिस डिसीज इज आल्सो नोन एज लीफ स्पॉट डिसीज। लीफ स्पॉट डिसीज भी इसको बोल दिया जाता है। क्लियर? एंड व्हेन द इन्फेक्शन इज सीवियर, when infection is severe or heavy, it also affect stem। लीफ के साथ साथ स्टेम को भी इफेक्ट करती है। तो यूजुअली होता क्या है, इसके ऊपर मिलता क्या है? देयर अपीयर पेल ग्रीन स्पॉट्स अपीयर। शुरू में पेल ग्रीन स्पॉट्स अपीयर होती हैं, क्लियर, विच टर्न ब्राउन एंड एनलार्जेस। बाद में क्या होगी, वो बड़ी हो जाएगी और ब्राउन। ब्राउन इसलिए हो जाता है, वो टिश्यू डेड हो जाता है, वहां का जो टिश्यू होता है ना, वो पूरा का पूरा डेड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ स्पीसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ये सबसे कॉमन है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है, जो कि दरअसल में टिक्का डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टिक्का डिसीज इन केस ऑफ ग्राउंडनट, टिक्का डिसीज इन केस ऑफ ग्राउंडनट। और ग्राउंडनट अरेकिस हाइपोजिया इसका साइंटिफिक नेम है, अरेकिस हाइपोजिया। इसका स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ना 2-3 बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं। ग्राउंडनट का तो ध्यान रह गया था, अरेकिस नहीं ध्यान रहा था। अरेकिस हाइपोजिया द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, तो पर्सोनाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज टिक्का स्पीसीज, दिस पर्टिकुलर स्पीसीज। सिमिलरली कुछ और स्पीसीज भी हैं, फॉर एग्जांपल ओराइसी, सर्कोस्पोरा ओराइसी, ये पैडी फील्ड्स में रिस्पॉन्सिबल होती है, राइस के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। हिबिस्कस है, लेडी फिंगर में है, गोसिपीना है, गोसिपीना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिक्का डिसीज इन केस ऑफ कॉटन। ठीक है, ये जो नाम है, ये नाम इनकी स्पीसीज के बेस से उठाया हुआ है। तो ये जो, लेकिन इंपॉर्टेंट इनमें कौन सा था? इंपॉर्टेंट है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है टिक्का डिसीज को लेके। क्लियर? सो लुक एट दिस। अब देख रहे हैं लीफ के ऊपर स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको। देयर आर प्रेजेंट स्पॉट्स ऑन द लीफ, जो शुरू में पेल येलो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन बाद में कैसे हो जाते हैं, बाद में वो बड़े हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, टिश्यू को डेड कर देते हैं। दीज आर द सिम्टम्स व्हिच अपीयर्स। खैर सिम्टम्स के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि देखो सिम्टम्स तो इस हिसाब से बहुत सारा डिटेल भी हो जाती है। आपसे सिम्टम्स के ऊपर क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। आप अगर पूछोगे सर इतने सिम्टम आपको याद रखने हैं, तो नहीं रखने आपको याद, लेकिन मेन सिम्टम आपको ध्यान रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने टारगेट बोर्ड की बात की थी, अब वो कुछ क्वेश्चन नहीं देगा, टारगेट बोर्ड सिम्टम दे देगा, तो ये कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज हेलमिंथोस्पोरम। द नेक्स्ट एग्जांपल इज हेलमिंथोस्पोरम। अगर एनसीईआरटी का एग्जांपल नहीं है ये, और कोई क्वेश्चन ज्यादा वैसे इस पे नहीं पूछे गए हैं। हेलमिंथोस्पोरम, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरासिटिक ड्यूटीरोमाइसिटिस है, जो पैरासाइट होती है किसके ऊपर? सीरियल्स के ऊपर। इट इज पैरासाइट ऑन सीरियल्स। द infected part shows conspicuous बड़े बड़े ब्राउन स्पॉट्स। देख रहे हैं, ब्राउन स्पॉट्स तो कॉमन ही है, डेथ हो जाती है टिश्यू की। क्लियर?
तो इन केसेस में ध्यान रखिएगा, इनके जो कोनिडिया रहते हैं, इन केस ऑफ हेलमिंथोस्पोरम कोनिडिया जो रहते हैं दोज आर कर्व्ड एंड सेप्टेड कोनिडिया रहते हैं। कोनिडिया आर कर्व्ड एंड सेप्टेड, ये इनके स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं। क्लियर? जैसे जो हमने पहला केस पढ़ा था अल्टरनेरिया, उससे केस में भी जो कोनिडिया थे वो मल्टी सेलुलर थे और सेप्टेड थे। सिमिलरली इन दिस केस द कोनिडिया आर कर्व्ड एंड सेप्टेड। अगर हम स्पीसीज की बात करें तो फॉर एग्जांपल स्पीसीज तो जिसके ऊपर इन्फेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे है। हेलमिंथोस्पोरम ग्रामिनीम which is responsible for the leaf stripe of barley. ठीक है? And what is the name of its perfect cis? Pyrenophora. Pyrenophora is the name of perfect cis. लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर मतलब क्वेश्चंस इसके ऊपर नहीं रहते, परफेक्ट cis के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है? बाकी एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल Helminthosporum oryzae. Helminthosporum oryzae is responsible for the brown leaf spot disease. Brown leaf spot disease in case of rice. नाम उसके बेसिस मिला है। इट इज ऑल्सो नोन एज सीसेम, इसको सीसेम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आया हुआ है। इट वाज, ये इंपॉर्टेंट किस लिए? इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमन ड्यूरिंग 1942 के आसपास। एक बंगाल फेमन जो था 1942 से 43 के आसपास चला था। तो दिस स्पीसीज वाज रिस्पॉन्सिबल। आप देख रहे हैं अफेक्टेड ऑर्गन जो है पूरा के पूरा कैसा हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ हेलमिंथोस्पोरम। नेक्स्ट कम्स द फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम का जो केस है ना, इसके लिए मेंशन आप कर सकते हैं कि फ्यूजेरियम जो है अब एस्कोमाइसिटीज में हम काउंट करते हैं, इसको अब एस्कोमाइसिटीज में काउंट किया जाता है। क्लियर? मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं, ज्यादातर फ्यूजेरियम के मेंबर्स कैसे हैं? मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट है। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या हुआ कि वो है तो सेप्रोफाइट, वो जो रहेगा स्पीसीज जो है वो है तो सेप्रोफाइट, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन दैट इन द एब्सेंस ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन एक्ट एज, दैट कैन चेंज द हैबिट टू पैरासिटिक मोड। ठीक है, तो डिसीज की बात करें तो स्पीसीज के हिसाब से डिसीज है। लाइक पहले हम डिसीज की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे सिम्टम्स की। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्ट। विल्ट क्या होता है उसको अभी हम देखते हैं। विल्ट ऑफ पीजन पी, विल्ट ऑफ पीजन पी, कैसनस कजान इसका साइंटिफिक नेम है, कैसनस कजान। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्ट इन पीजन पी। सिमिलरली दिस स्पीसीज कैन आल्सो अफेक्ट द कॉटन। कॉटन में भी विल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। फ्यूजेरियम सोलानी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्ट इन पोटैटो। अभी विल्ट क्या होता है, विल्ट को समझिए क्या होता है। देखो प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में उसके पास कोई बोनी स्केलेटन नहीं होता, शेप मेंटेन करने के लिए कोई बोनी स्केलेटन नहीं होता। तो लेट सपोज कि लीफ की अगर ओरिएंटेशन, लीफ की ओरिएंटेशन मेंटेन रखनी बहुत जरूरी होती है। लेट सपोज ये आपका लीफ है, ठीक है, दिस इज लीफ, और ऊपर से एक्सपोजर आ रहा है सनलाइट का, दिस इज द सनलाइट एक्सपोजर रहेगा। तो लीफ की ओरिएंटेशन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। लेट सपोज कि ये लीफ जो है इसकी ओरिएंटेशन बिगड़ी हुई है, इसकी शेप जो है वो बिगड़ी हुई है, तो उस केस में क्या रहेगा? उस केस में होगा ये कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो इफेक्टिवली नहीं चल पाएगी, एफिशिएंटली नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो सरफेस एरिया जो एक्सपोज होना चाहिए था, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट अब्सॉर्ब करता है लाइट को, तो इसकी जो शेप मेंटेन रह रही होती है ना, शेप, लीफ की शेप मेंटेन करने के लिए दो फैक्टर होते हैं। एक तो इसमें वीन्स एंड वीनलेट्स होती हैं। आपने देखा ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपने नोटिस की होंगी लीफ के अंदर, ठीक है, दीज आर वीन्स एंड वीनलेट। नो डाउट ये ट्रांसपोर्ट कंडक्टिंग टिश्यू का पार्ट होते हैं, जाइलम फ्लोएम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन एक ये भी होता है, ये शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। प्लस इसके साथ जो दूसरा फैक्टर शेप मेंटेन करता है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको उससे समझ में आएगा।
जैसे आपने देखा है बहुत गर्मी जब होती है और ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, तब आपने देखा है लीफ जो होते हैं वो इस तरह से मोल्डेड हो जाते हैं। ये ऐसे लीफ देखे होंगे आपने, इस तरह से। ऐसा अपीयरेंस कब आता है? अब देख रहे हैं आप, लीफ की जो शेप है वो मेंटेन नहीं रह पा रही है। अब ऐसा अपीयरेंस आपने कॉमनली देखा भी होगा अपने घर पे, पोटेड प्लांट्स के अंदर ऐसा देखने को मिल जाता है अक्सर, कि पानी या तो क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा थी और जो प्लांट है वो धूप में पड़ा रहा, शाम को ये कंडीशन रिवर्ट हो जाती है, विल्टिंग जो होती है ना, इसको विल्टिंग बोला जाता है। द लॉस ऑफ शेप ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, वाटर की डेफिशिएंसी, शेप जो होती है वो लॉस हो जाती है। तो इट कैन बी टेम्परेरी, जैसे जो आप पोटेड प्लांट में देखते हैं, शाम को वापस फिर अपनी शेप में आ जाएगा, ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगी, या फिर आपने पानी दे दिया। लेकिन परमानेंट क्या होता है कि वो रिवर्ट नहीं होती कंडीशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्ट, ये विल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू को इन्फेक्ट करता है। अब यहाँ पे दो टाइप का टिश्यू दिखाया हुआ आप देखिए, दिस इज द हेल्दी प्लांट, ये जो है आपका हेल्दी प्लांट है, और ये आपका इन्फेक्टेड प्लांट है। अब आप देख रहे हैं इस कंडीशन को, हेल्दी प्लांट को देखिए, और सेम प्लांट जब इन्फेक्टेड था तो उस कंडीशन को देखिए, ग्रो ही नहीं कर पाया। ग्रोथ के लिए जो आपका टगर प्रेशर होता है बहुत जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। क्लियर? और आप देख रहे हैं द कंडक्टिंग टिश्यू बिल्कुल क्लियर पड़ा है, लेकिन यहाँ देखिए इन्फेक्शन वर्क है। तो क्योंकि ये जो फंजाई है ये करती है, ये मतलब इसका जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की अगर हम बात करें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग इन केस ऑफ सीडलिंग्स। सीडलिंग्स में ये विल्टिंग कॉज करवा देती है। कंडक्टिंग ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर के ऊपर ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, जिसकी वजह से वाटर प्रॉपरली कंडक्ट हो नहीं पाता और शेप जो है लीव्स की बिगड़ जाती है। इसके बाद क्या होगा, इसके अगली स्टेज क्या होगी, क्योंकि पानी पहुंच नहीं पाएगा, फोटोसिंथेसिस चल नहीं रही है, तो फाइनली टिश्यू जो है वो डेड हो जाएगा। ठीक है? सो फ्यूजेरियम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्ट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? विल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट कम्स द कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। कोलेटोट्राइकम, इट इज द एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। इट इज अगेन पैरासाइट ऑफ प्लांट्स। ये मैं बात को लिखवा रहा हूं क्योंकि मैंने शुरू में लिखवाया था कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंथ्रोसिनोस डिसीज इन प्लांट्स। प्लांट्स में एंथ्रोसिनोस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फेक्टेड टिश्यू क्या होगा इस केस में, होता क्या है, infected tissue इस केस में, infected tissue will become, it shows necrosis. What is the meaning of necrosis? Death of tissue. Necrosis and hypoplasia. Hypoplasia का मतलब होता है साइज कम रहेगा, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। What is the meaning of necrosis? Death of tissue. What is the meaning of hypoplasia? साइज जो रहता है वो कैसा रहता है, छोटा रहता है। क्लियर? कोलेटोट्राइकम के केस में एक क्वेश्चन और भी आता होता है बहुत बार, व्हाट इज दिस, कि इसके केस में सिक्कल शेप के या क्रीसेंट शेप के आपको कोनिडिया मिलते हैं। सिक्कल और क्रीसेंट, क्रीसेंट शेप कोनिडिया की जो शेप होती है वो सिक्कल या क्रीसेंट शेप के आपको मिलते हैं। ठीक है? तो इसकी जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो ये है जो मैं लिखवा रहा हूँ, कोलेटोट्राइकम फॉल्सेटम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड रॉट ऑफ शुगर केन। जो आप देख रहे हैं, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, ये ऊपर से भी दिख जाता है शुगर केन के, हालांकि यहाँ तो अंदर से दिखाया हुआ है, कि आपको इस तरह से रेड कलर के स्पॉट्स मिलेंगे, अंदर बैंड्स मिलते हैं रेड कलर के। रॉट का मतलब होता है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ऑर्गन जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है? तो ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसके अलावा भी है बाकी कुछ और स्पीसीज भी हैं, फॉर एग्जांपल कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी। कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाईबैक डिसीज। सिम्टम्स जो है मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर, खैर आपका मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर तो बाहर ही हो गया, यू आर लकी कि आपके मॉर्फोलॉजी भी बाहर हो चुकी है। हालांकि मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं मॉर्फोलॉजी में। आपने मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़नी है, यू आर लकी, क्योंकि पूरी बायोलॉजी की टर्म्स एक तरफ है, मॉर्फोलॉजी की टर्म्स एक तरफ है। तो बहुत बढ़िया हुआ कि मॉर्फोलॉजी आपके लिए मतलब काफी अच्छा है। तो कैप्सिकी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाईबैक डिसीज इन केस ऑफ चिलीज। ठीक है? सो दिस वाज द कोलेटोट्राइकम। नेक्स्ट इज द, हाँ अभी हाल फिलहाल तो कह ही सकते हो, ब्लास्ट ऑफ राइस। नेक्स्ट डिसीज
ब्लास्ट ऑफ राइस, और ब्लास्ट ऑफ राइस इट इज, हम फंजाई का नाम लिखें पायरिकुलेरिया। अपने सीनियर से पूछ के देखिए आप कि मॉर्फोलॉजी अगर नहीं पढ़नी तो कितना मतलब रिलैक्स रहता है। और फिर खैर ये भी कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते क्योंकि आपका जो सेशन है, अगर उस सेशन में वो नोटिस के हिसाब से तो यही है ना, आपके नोटिस के हिसाब से तो यही है कि अगर आपने प्लस वन में ये पार्ट नहीं पढ़ा तो आपके नीट के क्वेश्चन में अभी तक का तो यही है, कि शायद ऐसा ही है कि नीट में भी नहीं है, क्योंकि जो आपने नहीं पढ़ी, उस जो आपके सिलेबस में नहीं है उसका क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ब्लास्ट ऑफ राइस एंड द व्हाट इज द नेम ऑफ फंजाई? द फंजाई इज पायरिकुलेरिया एंड व्हाट इज द नेम ऑफ स्पीसीज? ओराइजी, जिसके बेसिस पे ये, जिसको इन्फेक्ट कर रही है, राइस को इन्फेक्ट कर रही है, पायरिकुलेरिया ओराइसी। क्लियर? इट इज अ फोलियस डिसीज। फोलियस डिसीज का मतलब होता है लीफ को इन्फेक्ट करता है। इट इज अ फोलियर डिसीज एंड कैरेक्टराइज्ड बाय ब्राउन स्पॉट्स। और इसकी खास बात क्या होती है कि जो स्पॉट्स रहते हैं ये स्पिंडल शेप रहते हैं, स्पिंडल शेप स्पॉट्स रहते हैं, स्पिंडल शेप विद ग्रे और वाइट सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट। बट स्पिंडल शेप, फिशेस की जो बॉडी होती है वो स्पिंडल शेप होती है, दिस इज स्पिंडल शेप। ये स्पिंडल शेप रहती है, दोनों एंड नैरो रहते हैं। आप देख रहे हैं, आप स्पोर्ट्स की शेप देखिए ध्यान से, लीफ के ऊपर स्पोर्ट्स की आप शेप देखिए, एंड द कैरेक्टरिस्टिक सेंट्रल पार्ट कैसा है? ग्रे, आपको व्हाइट मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द ब्लास्ट पायरिकुलेरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लास्ट ऑफ राइस। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? ब्लास्ट को लिखा हुआ है सडन डेथ हो जाती है, सडन डेथ, टिश्यू की एकदम से क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, दैट्स व्हाट ब्लास्ट लिखा हुआ है। एंड द लास्ट इज, द लास्ट ऑफ द एग्जांपल इज ट्राइकोडर्मा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके वो मेंबर्स हैं जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। और ट्राइकोडर्मा कुछ वैसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जांपल है। पहली बात तो ट्राइकोडर्मा जो है ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है और ये दोनों में दिया हुआ है, प्लस वन और प्लस टू दोनों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है ट्राइकोडर्मा। सो ट्राइकोडर्मा जो है इट इज यूजुअली इट इज ए सॉइल फंजाई। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। इट इज ए सॉइल फंजाई और इसको यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह से यूज किया जाता है क्योंकि ये एक एंजाइम सिक्रीट करती है, काइटिनेज एंजाइम, काइटिनेज एंजाइम। अब अगर आपको ध्यान हो तो काइटिन क्या था? काइटिन, काइटिन से फंगस की सेल वॉल बनती है, और काइटिनेज एंजाइम क्या है? जो डाइजेस्ट कर सकता है किसको? काइटिन को। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा एंजाइम है जो फंजाई की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दे तो वो एंटी फंगल ही हुआ। दैट्स व्हाई इट इज बायो कंट्रोल एजेंट, इट इज ए काइंड ऑफ एंटी फंगल, आप कह सकते हैं एंटी फंगल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हाइफी हैं ट्राइकोडर्मा के, वो किसी दूसरी फंगस की हाइफी को कैसे ग्रेस्प करके उसे किल कर रहे हैं। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट। फंजाई जो है सोइल में मिलने वाली फंजाई है, प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल रहती है, प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल रहती है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, इट इज ऑल्सो यूज्ड, ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे प्लस टू में। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए को एक्सेप्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट है। व्हेन इंजेस्टेड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द ल्यूकोपेनिया डिसीज। खैर मैं उस बातों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इसकी कुछ जीनस की बात करता हूँ जो क्योंकि हम यहाँ पे एनिमल्स डिसीज की बात कर रहे हैं कि एनिमल्स में कौन कौन से डिसीज कॉज करती है। तो एनिमल्स में ये कॉज करती है रिंग फॉर्म, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म। क्लियर? एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली नोन एज रिंग वॉर्म फंजाई, इसको रिंग वॉर्म फंजाई बोला जाता है। एंड देयर आर फॉलोइंग जेनरस, फॉलोइंग जेनरस, कुछ इसकी जेनरस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिसीज के लिए। ध्यान से समझिएगा कि ये मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लस टू में आप दोबारा पढ़ेंगे इस चीज को। जैसे जो फर्स्ट है दैट इज माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम it is responsible for the ringworm of body. For example, माइक्रोस्पोरम लेनोसम। स्पीसीज का नाम ध्यान रखना है और डिसीज का नाम ध्यान रखना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
ringworm of head और scalp, जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, look at this, मैंने एक ही डायग्राम यहाँ शो किया है. So this is the ringworm of scalp, and the responsible pathogen is Mycosporum fungi. It is fungi Mycosporum lanosum. Clear? Similarly, Mycosporum adoni, it is responsible for the ringworm of body, complete body. Clear? This was the first your genera. Second is epidermophyton. Epidermophyton, for example, the name of species is Epidermophyton flocosum. It is responsible for the skin and nail infection. Epidermophyton flocosum. ये तीनों की तीनों जो हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा. लेकिन ये आपकी +1 वाली बुक में नहीं दिया हुआ. ये, हाँ अभी रिपीट करता हूँ बेटा, ये आपका +1 वाले बुक में नहीं दिया हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ है +2 वाली में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये एपिडर्मोफाइटन. और जो तीसरा नाम आता है दैट इज ट्राइकोफाइटन. तीनों के तीनों नाम जो है वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. ट्राइकोफाइटन, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है. ट्राइकोफाइटन, इट इज ए केराटिनोफिलिक फंजाई. व्हाट इज केराटिन? केराटिन क्या होता है? केराटिन एक प्रोटीन है जो किस में मिलता है, विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ हेयर्स, नेल, हूफ्स, हॉर्न्स. क्लियर? इन सब में मिलता है, बिल्कुल नेल्स में जैसे मिलता है. तो ये केराटिनोफिलिक फंजाई है. मतलब ये क्या है, ये केराटिन जहां मिलेगा आपको वहां ये बहुत इजीली आपको ऑब्जर्व, वहां ये बहुत इजीली ग्रो कर जाती है. क्लियर? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिसीज. फॉर एग्जांपल देयर इज स्पीसीज ट्राइकोडर्मा वेरिकोसम. It is responsible for the ringworm of beard. इसको बार्बर इच भी बोला जाता है, बार्बर्स इच. क्लियर? वेरिकोसम. सिमिलरली ये इंपॉर्टेंट है जो अभी नाम लिखवा रहा हूं, ट्राइकोडर्मा इंटरडिजिटेटा. also known as Tinea pedis. इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इन दोनों में ये जरा इंपॉर्टेंट है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवॉर्म ऑफ फुट. और जो डिसीज है उसको बोला जाता है एथलीट फुट के नाम से डिसीज को बोला जाता है. तो दिस इज अगेन पैरासिटिक फंजाई जो ह्यूमंस में डिसीज कॉज करती है. इसके अलावा ये येलो स्कैल्प के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती है. तो दीज आर 3 जीनस जो कि पैरासिटिक रहती है और ह्यूमंस में पैरासिटिक रहती है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस. आज का हमारा टॉपिक इतना ही था. सबसे पहला हमने जो एग्जांपल पढ़ा that was of Alternaria solani. It is responsible for the early blight of potato, and the important point is the your this is important, and disease Alternaria solani, early blight of potato. इसका जो important symptom था that was target board symptoms. Next, सर्कोस्पोरा अगेन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन टिक्का डिसीज ग्राउंडनट में कॉज करता है. सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा स्पीसीज का नाम है, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा. क्लियर? नेक्स्ट इज हेलमिंथोस्पोरम. सीरियल्स में इंफेक्शन कॉज करती है, एंड इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, ब्राउन लीफ राइसी, जिसने बेंगोल फेमोइन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था. नेक्स्ट इज फ्यूजेरियम, फैकल्टेटिव पैरासाइट है, विल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कोलेटोट्राइकम, इट इज इंपॉर्टेंट. और इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये वाला, दिस वन, रेड ऑफ शुगर केन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पायरिकुलेरिया पढ़ा हमने, ब्लास्ट ऑफ राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्राइकोडर्मा अगेन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो सभी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्यूटेरोमाइसिटिस. अब हमारे दो छोटे तो नहीं है, लाइकन का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइकन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सिर्फ माइक्रोराइजा हमारा बच गया है, तो उसको बाइंड अप करेंगे. एंड अभी आपके जो डाउट हैं वो प्लीज बोलिए, उसके बाद हम लेक्चर बाइंड अप करते हैं. हाँ, वो जो पॉइंट था आपका रिपीट करने वाला,
एक पॉइंट, काइटिनेज बायो कंट्रोल एजेंट, आई थिंक यही पूछा था आपने। बायो कंट्रोल एजेंट, देखिए बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, कंट्रोल चीज की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, बैक्टीरियल कंट्रोल एजेंट है, फंगल कंट्रोल एजेंट है। और जब बायो लग जाता है आगे, इसका मतलब ये जो ओरिजिन है, ये जो एजेंट है बायो कंट्रोल एजेंट, इसका ओरिजिन कहाँ से है, लिविंग वर्ल्ड से, ये किसी आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया है, बायो कंट्रोल एजेंट बोला जाता है इसको। और इस केस में क्या है, क्योंकि फंजाई की अगर आप ग्रोथ रोकना चाह रहे हैं तो आप क्या करो, काइटिनेज एंजाइम यूज कर सकते हो। काइटिनेज एंजाइम क्या करेगा, काइटिनेज एंजाइम फंजाई की सेल वॉल को ब्रेक कर देगा। काइटिनेज, जैसे आपने सुना होगा नाम लाइपेज, लाइपेज किसको ब्रेक करता है, लिपिड को। प्रोटीएज, प्रोटीएज किसको ब्रेक करता है, प्रोटीन को। काइटिनेज, इट विल डिग्रेड, इट विल डाइजेस्ट द एंजाइम, इट विल डाइजेस्ट द काइटिन। तो अगर आप काइटिनेज यूज कर रहे हो तो इट मस्ट बी एंटी फंगल। ऑक्सीस्पोरम, ऑक्सीस्पोरम वाले पॉइंट में क्या डाउट था बेटा? अल्टरनेरिया की जो परफेक्ट स्टेज थी, प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया, प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया, हालांकि इससे ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अल्टरनेरिक एसिड टॉक्सिक सब्सटेंस है जो सिक्रीट किया जा रहा है, जो पैरासिटिक फंजाई सिक्रीट कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी में डिसीज हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन तो खैर उसके नंबर से हो रहा है, लेकिन जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, डेथ हो रही है टिश्यू की। हाइपोप्लासिया का मतलब होता है कि साइज कम हो गया। हाइपर और हाइपो दो टर्म्स होती हैं। देयर इज अ टर्म हाइपो, हाइपो का वैसे मतलब होता है कम हो जाना, लेसर, और हाइपर का मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। क्लियर? तो हाइपोप्लासिया मतलब साइज कम हो रहा है, हाइपरप्लासिया का मतलब होता है साइज बढ़ रहा है, हाइपोप्लासिया का मतलब होता है साइज कम हो रहा है। कोलेटोट्राइकम का सेकंड पॉइंट, ये जो एंथ्रोसिनोज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंथ्रोसिनोज। इन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर आपको क्या चीज मिलेंगी, दो चीजें मिलती हैं। एक तो टिश्यू की डेथ हो जाएगी, और एक साइज सेल्स का या ऑर्गन का छोटा हो जाएगा, हाइपोप्लासिया। सिक्कल शेप ये रहती है बेटा, दिस इज सिक्कल शेप, आधा चांद जैसा होता है ना, कुछ ऐसा सा। क्रीसेंट शेप इसी को बोला जाता है, दिस इज सिक्कल शेप। इसको क्रीसेंट बोल लीजिए या फिर सिक्कल बोल लीजिए, कुछ ऐसा रहता है सिक्कल शेप। हेलमिंथोस्पोरम के लास्ट में कौन सा पॉइंट समझा है? ये बोला बेटा, सिर्फ डिसीज बताया था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ये पॉइंट ये बताया था कि जैसे हमने आयरिश बेंगल फेमेन, आयरिश फेमेन नहीं पढ़ा था, अर्ली ब्लाइट ऑफ, सॉरी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो केस में आयरिश फेमेन पढ़ा था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंगल फेमेन। फेमेन क्या होता है, बड़े लेवल पे क्या होता है कि स्टार्वेशन हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी फूड जो रहता है उस रीजन का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा का पूरा। कैप्सिकम में, कैप्सिकी जो है नाम वहां से मिला उसे, कैप्सिकम में डिसीज कोज कर रहा है। पोलिस का मतलब लीव्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर डिसीज कोज कर रहा है। उसकी कई स्पीसीज थी बेटा, कैप्सिकम चिली, चिली डाईबैक डिसीज ऑफ चिली, डाईबैक डिसीज ऑफ चिलीज, कैप्सिकम। वो एग्जांपल कहाँ पे है, ये रहा। कैप्सिकम जो है शिमला मिर्च के लिए टर्म यूज की जाती है। ऐसे और भी है, लेग्नेरियम है, एंथ्रोसिनोजा कुकुरबिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उतना हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
और कोई डाउट है बेटा? हाँ जी बेटा। डाई बैक केस में क्या होता है, जो पिग्स होती है, ब्रांचेस होती है ना, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी जो टिप्स है उनकी डेथ हो जाती है। आप गूगल कर लीजिएगा, उसका आपको सिम्टम्स दिख जाएगा वो, उस केस में। हेलमिंथोस्पोरम के केस में पढ़ा था हमने ये सीसम वाला केस पॉइंट। कोई डाउट है बेटा और? हाँ जी बिल्कुल, मैं वो कंफर्म कर दूंगा आपको जैसे ही कोई नोटिफिकेशन। वैसा ये हम अब तक मतलब क्या है कि सपोज कर सकते हैं, क्योंकि जो नीट का सिलेबस होता है वो आपके +1 +2 के जो सीबीएसई, क्योंकि ये पेपर भी सीबीएसई बना रही होती है, तो आपके +1 +2 का जो सीबीएसई का सिलेबस होता है उसी के बेस पे आपका नीट का सिलेबस रहता है। ऐसा नहीं कि उनका पेपर कुछ अलग रहता है। तो अगर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि अगर आपके पास नहीं था सिलेबस में, तो आपके पार्ट में नहीं रहेगा ये। कर फिर भी हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है बेटा? तो अपना ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे लाइकन के साथ। और तब तक कोई डाउट आता तो पूछ लीजिए। मैं डायग्राम जो है, ये डायग्राम चाहिए आपको, क्योंकि ये तो सारे सिम्टम्स के डायग्राम है। आपको प्लॉट तो करने नहीं है ये। ठीक है, मैं आपको इसको आपको क्या रहता है कि देखना पड़ेगा एक एक को, क्योंकि यहाँ तो समझ में आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। वहां आपको एक एक डायग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां नाम नहीं लिखा आएगा डायग्राम का। व्हाट्सएप में जब करूंगा ना तो उसमें नाम नहीं लिखा आएगा। फिर भी मैं चलो फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। ठीक है बेटा, आई एम एंडिंग द मीटिंग। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम। बाय बाय। ध्यान रखिए अपना।